गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा चैप्टर हमारा चल रहा है, तो सेट एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर व्रत। ठीक है, 10वां अध्याय है आपकी बुक का। ठीक है, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि व्रत क्या होता है ना, सभी को पता है व्रत क्या होता है। कोई भी ऐसी आकृति जो गोल गुड इवनिंग है ना मैम। उसी को। गुड इवनिंग बेटा। कोई भी आकृति जो गोल हो उसे हम व्रत कहते हैं, बहुत इजी है। तो इतने बेसिक में नहीं जाएंगे, तो क्या क्या इसमें टर्म्स होती हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्या क्या टर्म्स होती हैं। सबसे पहले इसमें आता है कि व्रत का बिंदु क्या होता है। बिंदु क्या होता है ना, या इसे जैसे हम केंद्र बोलते हैं, केंद्र क्या होता है। ये है एक सर्कल, आपको यहाँ पे आकृति में एक वृत्त नजर आ रहा होगा, है ना। जब इस वृत्त को, जब इस वृत्त के आप बीचों बीच एक बिंदु डालोगे, ये बीचों बीच जो बिंदु है यही इस वृत्त का क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा, है ना। क्योंकि सबसे बीच में है, तो क्या कहलाएगा, ये केंद्र कहलाएगा। ठीक है, ये ऐसी टर्म्स है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आ रही बेटा दोबारा लीव करके ज्वाइन कर लो, अगर नहीं आ रही आवाज तो दोबारा ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम क्या नहीं है। मैम? दोबारा क्लास ज्वाइन कर लो, दोबारा से। ठीक है मैम। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बता दिया कि केंद्र क्या होता है। किसी भी वृत्त के बीचों बीच वाला जो हिस्सा होता है, छोटा सा बिंदु होता है, ठीक है, बीच का हिस्सा, उसी को हम उसका केंद्र कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इस वृत्त के इस बाउंड्री पे, थी ना, ठीक है, वृत्त के इस बाउंड्री पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट और डाल दिया, बिंदु और डाल दिया पी। और जब मैंने इस ओ को पी से जोड़ दिया, एक रेखाखंड बन गई ओपी, है ना। तो ये जो ओपी है ये क्या कहलाएगी, व्रत की त्रिज्या कहलाएगी, है ना, त्रिज्या कहलाएगी। अब किसी भी व्रत में हम अनगिनत त्रिज्याएं डाल सकते हैं। मतलब आप ये नहीं बोलोगे दो ही त्रिज्याएं होती है, चार होती है, पांच होती है, आप कितने बोलोगे, आप काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत होती है। देखो मैंने कितनी सारी त्रिज्याएं डाल दी है इस व्रत में। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, किसी भी व्रत में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, अनगिनत। ठीक है, और जितनी भी त्रिज्याएं होती है सबका जो मान होता है, सबकी जो दूरी होती है सेंटर से हमेशा बराबर होगी, केंद्र से बिल्कुल बराबर होगी, और सारी ही त्रिज्याएं आपस में बिल्कुल इक्वल होती है। कितनी भी त्रिज्या डाल दो सारी त्रिज्याएं बराबर होती है। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है आपका ये चीज, ये क्वेश्चन भी है 10.1 में, कि मैंने एक पेपर पे, आप अपने एक पेपर पे जिस पे भी आप लिख रहे हो उस पे एक गोला बनाओ, सर्कल बनाओ। सभी ने सर्कल बना दिया होगा। अब करना क्या है, जो वो सर्कल है ना, जिस भी चीज के ऊपर बना हुआ है उस चीज को वो तीन भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तल को तीन भाग में विभाजित कर रहे हैं। आप सब अपनी अपनी कॉपी में देखोगे, सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा ये अंदर का हिस्सा, है ना, व्रत के अंदर का हिस्सा, तो यस इसको मैम। हम क्या बोलते हैं, अभ्यंतर, अंदर वाला हिस्सा। कभी जब अपनी कॉपी में एक व्रत को बनाओगे तो आपको नजर आएगा अंदर का हिस्सा, उसको हम क्या बोलेंगे, अभ्यंतर बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार पूरे पेपर में जब आपने एक सर्कल बनाया होगा तो बाकी जगह तो खाली है ना, खाली है। जब आपने अपने पेपर में, कॉपी में एक सर्कल बनाया, व्रत बनाया, बाकी जगह तो खाली है ना। ये जो खाली जगह है ये क्या कहलाता है इसका, ये कहलाता है इसका बहिर्भाग। ये पूरा हिस्सा बहिर्भाग है। ओके, इंटीरियर पार्ट है ये, सर्कल बनाने के बाद जो बाकी हिस्सा बच गया। ओके, तीसरा और आखिरी हिस्सा क्या है, जो ये सर्कल आपने बनाया ना, ये जो मैंने एक राउंड फिगर बनाई, ये सिंपल सा व्रत ही इसका तीसरा हिस्सा है। तो एक तल को व्रत कितने हिस्सों में तोड़ता है, तीन भाग में विभाजित करता है, बहिर्भाग, अभ्यंतर और व्रत, टोटल तीन भाग। सभी को क्लियर हो गया। यस मैम। यस मैम। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ओके, तो ये भी पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक और टर्म यहाँ पे बतानी है मुझे, जो आप नया सीखोगे, इससे पहले आपने नहीं सीखा है, जिसको हम बोलते हैं क्या,
सबसे पहले चलो जीवा के बारे में पढ़ते हैं। जीवा भी आपको पता ही है। ये आकृति देखिएगा 10.5, इसमें मैं आपको बता रही हूँ जीवा क्या होती है। ठीक है, जीवा। फिर से वही चीज करनी है आपने, इस बार दो बिंदु लेने। दो बिंदु, कोई से भी दो बिंदु ले सकते हो सर्कल पे। ठीक है, सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी दो बिंदु लो और उन दोनों बिंदुओं को क्या कर दो, आपस में जोड़ दो। क्या कर दो, आपस में जोड़ दो। तो जब आप इन दोनों बिंदुओं को जोड़ोगे जोड़ोगे तो ये जो रेखाखंड बनी ना PQ, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जीवा बोलते हैं। अब ये दो बिंदु कहीं भी हो सकते हैं। आपको एक और जीवा नजर आ रही होगी यहाँ पे, AB। जो AB है बेटा वो भी तो जीवा ही है ना, क्योंकि वो भी दो हिस्सों से मिलके बनी है। दो बिंदु आपने डाले, उनको आपस में जोड़ दिया पूरा, ठीक है, रेखाखंड बनी। तो AB भी क्या है, एक जीवा है। सभी को नजर आ रही है? अच्छा, अब एक और चीज है यहाँ पे, जो आप जीवा बोल रहे हो ना, AB, ये जीवा और व्यास दोनों ही है। क्यों? व्यास की क्या परिभाषा होती है? व्यास हमारा ऐसा रेखाखंड होता है जो कहाँ से होके गुजरता है, केंद्र से होके गुजरता है। तो साफ नजर आ रहा है AB जो है ये केंद्र O से होता हुआ नजर आ रहा है, गुजरता हुआ बीचों बीच से। पता नहीं। क्या बेटा? सबसे पहले तो जो प्ले स्टोर जाकर के और गूगल मीट और गूगल क्रोम। ठीक है, क्या होता है व्यास? व्यास हमारा होता है किसी भी ऐसी रेखाखंड जो केंद्र से होते हुए जाती है। तो AB हमारी जीवा जीवा भी है और AB हमारे व्यास भी है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा कि किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? क्या बोलोगे? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? व्यास। यस, एकदम करेक्ट, व्यास। एकदम करेक्ट। किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ठीक है, सबसे बड़ी। चाहे तो आप इसको नाप भी सकते हैं, एक सर्कल बनाओ, उसमें आप जीवा, कोई भी एक जीवा खींचना, फिर उसका व्यास खींचना। अब दोनों को नापना तो सबसे बड़ा वाला आपका व्यास ही आएगा। कितने भी जीवा खींच सकते हो ना किसी भी एक वृत्त में, कितने भी खींच सकते हो। तो जितने भी खींचोगे सबसे बड़ी आपको व्यास ही नजर आएगी। ठीक है, आप खुद से इसे ट्राई कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो व्यास के बारे में पता चल गया। अच्छा, व्यास के बारे में एक और चीज है, जो व्यास होता है उसको D से दर्शाते हैं। D मतलब व्यास। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस डायग्राम को, तो ये सेंटर है, केंद्र है। तो OB भी हमारा त्रिज्या है, जिसको हम R से दर्शाते हैं, त्रिज्या को हम R से दर्शाते हैं। ठीक है, OA भी त्रिज्या है। इसका मतलब ये जो व्यास है AB क्या है, हमारा व्यास है। तो AB किससे मिलके बना है बेटा? जब OA और OB जुड़ जाएंगे तभी तो AB बनाएंगे ना। तो आप देखो यहाँ डायग्राम में, OA और OB आपस में जुड़े तभी तो पूरा AB बना। अब OA क्या है? OA हमारा त्रिज्या है, R है। OB भी हमारी त्रिज्या है, R है। AB हमारी व्यास है, D से दर्शा दो। तो जब भी हमारा व्यास की बात आएगी तो व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है कि जो हमारी व्यास होती है त्रिज्या का क्या होगा, हमेशा दुगुना। दुगुना ही तो होता है, आपको साफ डायग्राम में नजर आ रहा है, सभी को दिख रहा है आकृति में। इतनी बड़ी जो AB रेखाखंड है जिसको हम व्यास बोल रहे हैं, वो हमारे दो छोटे छोटे त्रिज्याओं से तो मिलके बनी है। दिख रहा है सभी को? बताइए, आवाज आ रही मेरी सभी को? यस मैम। ओके, चलिए, इतना हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब इसमें जो नया टॉपिक आएगा या उतार ले। हाँ बिल्कुल, उतार लो, कॉपी में उतार लीजिए। मैम रुक जा, मैं इसे कॉपी में उतार रही। ठीक है, इससे पहले आपने एक वर्ड नहीं सुना होगा कभी, चाप। तो अभी हम देखेंगे कि चाप किसे कहते हैं।
मैम चलिए आगे उतार बढ़िए। लिया। हाँ थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी उतारा करो। चलिए अब मैंने आपसे बोला कि एक नया वर्ड है यहाँ पे, चाप क्या होता है। तो इस आकृति को देखिएगा, ये वाली 10.6 चाप। चाप के लिए फिर से आपको दो बिंदु चाहिए, दो बिंदु चाहिए। पी और क्यू दो बिंदु है बेटा। जब पी और क्यू को आप जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे? सिर्फ बाहर बाहर की बाउंड्री से, सिर्फ ये बाहर बाहर की बाउंड्री से जब आप इसको जोड़ोगे तो ये क्या कहलाएगा? यही हमारा चाप कहलाएगा। चाप को हम दर्शाते कैसे? तो पी क्यू के ऊपर ऐसा निशान बना दो, हल्का सा राउंड, ये हमारा क्या है? चाप है। तो पता चल गया कैसे अलग डिफाइन करोगे, कैसे अलग करोगे। पी क्यू से बाहर बाहर का है ना। अच्छा अब आपको एक और हिस्सा नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये भी तो चाप ही है ना। मुझे बताइए आप लोग, पी क्यू नीचे वाला है, उसी प्रकार जो इसका ऊपर वाला हिस्सा बच गया ये भी तो चाप हुआ, ये भी तो बाउंड्री है। अब आप क्या कर दो, आर पॉइंट डाल दो। आर क्यू डाल दो ताकि मैं इसको नाम दे दो अलग, पी आर क्यू हो गया। ये दूसरा जो चाप है पी आर, आज क्या हो? पी आर क्यू। कौन सा चाप है? पी आर क्यू। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे दो चाप नजर आ गए, दो, एक बड़ा है एक छोटा है। ये वाला छोटा चाप है तो आप इसको क्या नाम दोगे? लघु चाप। क्या चाप दोगे नाम? लघु चाप। अब वैसे ही ये ऊपर बड़ा है, इसको आप क्या बोलोगे? दीर्घ चाप। क्या बोलोगे? दीर्घ चाप। क्लियर हुआ सभी को? लघु और दीर्घ, छोटा वाला चाप लघु चाप, बड़ा वाला चाप क्या कहलाएगा? दीर्घ चाप कहलाएगा। क्लियर इतना? ओके ठीक। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चाप हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है बेटा एक और चीज, यहाँ पे समझिए आप लोग। मैं क्या कर रही हूँ, एक सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। सर्कल बना दिया, बीच में इसका केंद्र है O। मैंने दो बिंदु ले लिए A और B। अभी जो A और B बिंदु है ना, ये हमारे व्यास के भी बिंदु है, व्यास के भी सिरे हैं। मतलब A और B देखो आप, बिल्कुल सेंटर से होते जा रहा है ना, बिल्कुल बीच से होता हुआ जा रहा है A और B। तो A और B जो बिंदु है वो व्यास के भी बिंदु है, ठीक है। तो अब आपको नजर आ रहा होगा ये वाला जो चाप है ना ऊपर वाला, ये ऊपर वाला चाप नजर आ रहा है AB। और उसी प्रकार नीचे भी एक चाप नजर आ रहा है आपको, नीचे साइड भी है AB के, एक ऊपर है और एक नीचे है, सभी को दिख रहा है, इक्वल है, दोनों बराबर है। अब बराबर क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बेटा ये बीच से होते हुए जा रहा है ना, ए और बी जो बिंदु है बिल्कुल सेंटर से होते हुए जा रहे हैं, तो इसलिए आप बोलोगे कि ऊपर वाला चाप और नीचे वाला चाप बराबर है। तो ऐसे चाप जो बिल्कुल बराबर हो, ऐसे चाप जो बिल्कुल बराबर हो, ऐसे चापों को हम दूसरा नाम देते हैं, क्या बोलते हैं उसे? अर्धवृत्त। ये दोनों ही हमारे क्या है? अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त क्या होगा? ऐसे चाप जो बिल्कुल बराबर होते हैं उन्हीं को हम अर्धवृत्त कहते हैं। क्लियर इतना? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। क्लियर है? गुड, ओके ठीक है। इसके बाद आपका आता है वृत्तखंड। क्या होता है वृत्तखंड? चलो देखते हैं। सबसे पहले आप ये वाला डायग्राम देखिएगा, 10.8 आकृति से, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्तखंड बनता किस चीज से, किससे मिलके बना हुआ है। तो वृत्तखंड को आप देखोगे, डायग्राम में देखना, दो बिंदु नजर आ रहे हैं, फिर से दो बिंदु, P और Q, P और Q। तो P और Q को जब आपने अंदर की तरफ से ये रेखाखंड के थ्रू जोड़ा, ठीक है, रेखाखंड के थ्रू जोड़ा, तो ये जो PQ है ये क्या बना? जल्दी से बताओ, क्या ये PQ जीवा है? ये PQ जीवा है या नहीं? जब आपने अंदर की तरफ से इसे जोड़ा तो ये जीवा बनी ना। उसी प्रकार इस PQ को जब आप इस बाहर बाहर के हिस्से से जोड़ रहे हो ना, बाउंड्री से, ये क्या बताई थी, क्या बन गई? अब ये लघु चाप। क्या अब ये चाप है? बताओ,
अंदर जो पूरी रेखाखंड है वो हमारी जीवा है, और जो बाहर बाहर बाउंड्री वाला हिस्सा है पी क्यू को जोड़ा, वो हमारी क्या है, चाप है। सभी को दिख रहा है ये चीज? यस मैम। ठीक है। अब आपको इन दोनों के बीच का एक भाग भी नजर आ रहा होगा, देखो मैं भाग को कलर कर रही हूँ, ये येलो कलर का दिख रहा है सभी को, पीले रंग का ये भाग, यस मैम। है ना? तो व्रतखंड क्या होता है, जीवा और चाप के बीच का भाग ही हमारा व्रतखंड कहलाता है। सभी को समझ में आया? जीवा और चाप के बीच का हिस्सा ही व्रतखंड होता है। ओके, कट रही है बेटा मेरी तरफ से लक्ष्मी, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, एक बार दोबारा ज्वाइन करो। बाकी बच्चों को मेरी आवाज सही आ रही है या कुछ प्रॉब्लम है? यस मैम, मेरे को तो सही आ रही है आपकी आवाज। सही आ रही है? ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि व्रतखंड हमारा जीवा और चाप के बीच का हिस्सा होता है। अभी क्लियर है लक्ष्मी आवाज? यस मैम। ओके, ठीक है। अब आपको फिर से यहाँ पे दो व्रतखंड दिख रहे होंगे, एक तो नीचे हो गया पीले कलर का, और ये ऊपर एक लाल कलर का है। ऊपर वाला हिस्सा भी तो है व्रत का, ये लाल वाला। तो दो व्रतखंड है, नीचे वाला जो व्रतखंड है छोटा है, नीचे वाला व्रतखंड छोटा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, लघु व्रतखंड। छोटे के लिए लघु वर्ड यूज करेंगे। ऊपर वाला व्रतखंड बड़ा है, इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ व्रतखंड। दीर्घ व्रतखंड। सभी को समझ में आ गया? मेन चीज आपको ये पता होनी चाहिए किससे मिलके बना है, जीवा और चाप से मिलके बना है, इनके बीच का जो भाग है वही हमारा व्रतखंड है। दो व्रतखंड है एक सर्कल में, दो व्रतखंड आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, छोटा और बड़ा, दीर्घ और लघु। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा डायग्राम देखते हैं। अब हम दूसरा वाला देखो, ये वाला आकृति 10.9। अब एक और टर्म आती है जो आप अभी पढ़ोगे, जिसको हम कहते हैं त्रिज्य खंड। अब ये भी देख लेते हैं त्रिज्य खंड मिलके किससे बना हुआ है, ये भी किसी ना किसी चीज से मिलके बना होगा। फिर से देखिए मैंने दो बिंदु देखे पी और क्यू, पी और क्यू को बाहर बाहर बाउंड्री से जोड़ा, तो ये तो मेरा क्या है, चाप है, ये मेरा चाप है पी और क्यू। ठीक है, अब देखो आपको बीच का हिस्सा देखना है, तो ओ हमारा केंद्र है, ओ और पी को जोड़ा, ओ और क्यू को जोड़ा, तो ओपी और ओ क्यू क्या है बेटा, इसकी, इस वृत्त की त्रिज्या है ना। मतलब ये जो आपको यहाँ पे ये जो रीजन दिख रहा है, ये जो भाग नजर आ रहा है ना, ये वाला पीले रंग का, ये हमारा चाप और दो त्रिज्याओं के बीच का भाग है ना। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, जो त्रिज्य खंड है चाप और त्रिज्या से मिलके बना है, हाँ या ना, बताइए। साफ दिख रहा है सभी को डायग्राम में? देखो नीचे वाला हिस्सा हमारा चाप है, ऊपर जो है दो त्रिज्याएं हैं, उनके बीच का हिस्सा ही तो हमारा त्रिज्य खंड है, इसलिए आप बोलोगे चाप और त्रिज्य खंड, चाप और त्रिज्या के बीच का हिस्सा त्रिज्य खंड कहलाता है। ओके, सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपको दो नजर आ रहे होंगे, एक तो ये पीला वाला हिस्सा और उसके ऊपर ये लाल वाला हिस्सा, ये पीला वाला हिस्सा और उसके ऊपर लाल वाला हिस्सा। तो ये जो पीला वाला हिस्सा ये छोटा है, छोटा है तो नाम क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। ऊपर ये बड़ा है, इसको आप क्या बोलोगे, दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। क्लियर इतना सभी को? यहाँ तक देख लो एक बार, ये समझ में आ गया तो 10.1 आप बहुत आसानी से कर लोगे। चलिए सभी को समझ में आ गया, 10.1 एक्सरसाइज करें। चलिए 10.1 बहुत जल्दी हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। क्या बोला है, व्रत का केंद्र व्रत के डैश में आता है। देखो मैंने व्रत बनाया, इसका केंद्र है ओ। अब मुझे बताओ ये जो केंद्र है ये अंदर आ रहा है या बाहर? अंदर। अंदर है, अभ्यंतर। अंदर है, तो इसका मतलब क्या बोलोगे, कहाँ आता है, अभ्यंतर में आता है। ओके, सभी को नजर आ रहा है, अंदर की तरफ है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरे वाले में आओ,
दूसरा वाला थोड़ा सा अलग है, इसने बोला एक बिंदु है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, एक बिंदु है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। त्रिज्या तो बेटा यहाँ होगी, अब त्रिज्या से भी अधिक है, मान लो ये क्यू पॉइंट बिंदु है, तो इसने बोला है जो बिंदु है क्यू, ये अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है, फिर से बताओ। बाहर भाग, बहिर्भाग। बहिर्भाग में है, बाहर आ रहा है ना, तो क्या बोलोगे कि ये वृत्त के बहिर्भाग। बहिर्भाग में स्थित है, ठीक है, बहिर्भाग में। ओके, अब हम आते हैं तीसरे वाले में। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या थी, मैंने आपको बताया है, सबसे बड़ी जीवा व्यास। यस, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा और व्यास दोनों एक ही होते हैं, है ना, व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ओके, चलो तीसरा वाला भी हो गया, चौथे में आओ। एक चाप डैश होता है जब इसकी सिरे एक व्यास के सिरे हो। इसने ये डायग्राम बोल दिया। एक चाप को मैं क्या बोलूंगी जब इसके दोनों सिरे हमारे व्यास के सिरे हो, तो ऐसे चाप को हम क्या बोलते थे, क्या बना, ये आधा हिस्सा है तो क्या बोलोगे, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, है ना, अर्धवृत्त। सभी को दिख गया। ओके, चलिए अब हम आते हैं पांचवे वाले पे। पांचवे में बोला है आपसे वृत्तखंड एक चाप तथा किसके बीच का भाग है। वृत्तखंड क्या होता है, ये रहा वृत्तखंड, ये वाला हिस्सा है। अब मुझे बताओ ये किसके बीच का हिस्सा नजर आ रहा है, चाप है ये वाला नीचे वाला, चाप और जीवा। जीवा, ये भी जीवा है ना, चाप और जीवा के बीच का हिस्सा है, ठीक है, चाप Yes, और ma'am. ठीक है। लास्ट वाला आपको पता ही है, एक वृत्त जिस तल पे स्थित होता है उसको कितने बार भाग में विभाजित करता है, है ना, 3। सभी को क्लियर हो गए, फिलिंग द ब्लैंक्स पूरे हो चुके हैं हमारे। यस मैम। सत्य असत्य के आगे। हाँ, सत्य असत्य, चलो देखते हैं। सेकंड वाला, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। एकदम सही बोला ना, केंद्र को वृत्त पे किसी भी बिंदु पे, वृत्त का कोई भी बिंदु हो से मिलाने वाली जो रेखाखंड है वो वृत्त की त्रिज्या ही तो है, सब त्रिज्या आएंगे, तो ये ट्रू है, ठीक है, सत्य है, ये ट्रू मीन सत्य। सेकंड वाला देखो, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। असत्य आएगा। असत्य आएगा। आप समान लंबाई की परिमित जीवाएं डाल सकते हो, नहीं डाल सकते, क्लियर है, ये फॉल्स है। यस मैम। तीसरा, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दे, मैंने वृत्त बनाया, इसको 3 बराबर चापों में बांट दिया, पी क्यू ये आर, 3 चाप है ये, पी क्यू आर क्यू और पी आर, तो प्रत्येक भाग क्या दीर्घ चाप होगा। अब आपने इसने क्वेश्चन में साफ बोल दिया कि तीनों चाप बराबर है, अगर तीनों ही चाप बराबर है क्या तीनों ही बड़े हो जाएंगे, आप मुझे बताओ, पॉसिबल है? नो मैम। है ना, क्योंकि इसने साफ बोल दिया बराबर है और फिर भी बोल रहा है कि क्या ये बराबर हम, सॉरी ऊपर लिखना, दीर्घ चाप होगा, तो आप बोलोगे फॉल्स, नहीं होगा, असत्य है। चौथा आओ, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वृत्त का व्यास है। इसने बोला एक वृत्त है जिसकी जो जीवा है, ये रही जीवा, उसकी जो लंबाई है ना, उसकी जो लंबाई है त्रिज्या से दोगुनी है। बेटा आपको पता है ना, जो व्यास होता है उसकी लंबाई त्रिज्या के दुगनी होती है, व्यास की लंबाई त्रिज्या से दुगनी होती है, मैंने आपको पहले करवाया है। तो इसने यही तो बोला है कि ऐसा व्यास, अब ए बी जो हमारा है वो डी भी है, ए बी हमारा व्यास भी है और जीवा भी है या नहीं? ए भी व्यास भी है, जीवा भी है, तो यही तो बोला कि ऐसी जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो तो उसको हम
व्यास ही तो बोलेंगे, ट्रू है, बोलेंगे या नहीं? यस मैम। बिल्कुल ये बोलेंगे, बताइए आपने इसका ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो मैम। आगे फिफ्थ वाला, त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, त्रिज्य खंड बनाओ। ये बन गया त्रिज्य खंड, ठीक है, ये हिस्सा त्रिज्य खंड है। अब मुझे बताओ त्रिज्य खंड किससे मिलके बना है? चाप और त्रिज्या से, चाप और त्रिज्या से। तो इसमें क्या वर्ड यूज किया है यहाँ? जीवा। जीवा तो क्या दिख रहा है यहाँ कहीं जीवा इस डायग्राम में आपको? जीवा तो है ही नहीं, तो ये तो फॉल्स है, ठीक है, जीवा नहीं है यहाँ पे। तो एक जो हमारा त्रिज्य खंड है वो चाप और त्रिज्या से मिलके बना होता है, जीवा से नहीं, ठीक है। लास्ट वाला, आप ये बताए दोगे व्रत एक समतल आकृति है? बिल्कुल, यस मैम। समतल पे तो बना रहे हो इसलिए समतल आकृति है, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है पूरी, पहली एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। चलिए, अब ये जो है ना यहाँ पे जीवा द्वारा एक बिंदु पे बने अंतरिक्ष कोण, ये मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगी क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम क्या कर लेते हैं? थ्योरम कर लेते हैं, प्रमेय कर लेते हैं 10.1, सबसे बड़ी, सबसे पहली प्रमेय इस चैप्टर की, 10.1 प्रमेय। अब समझना उसने क्वेश्चन में बोला क्या है, ठीक है। अभी जो बेटा प्रमेय होता है ना, ये आपके क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं, क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे 10.5 में या 10.4 में, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपने। क्या बोला है समझो जरा, इसने बोला व्रत की बराबर जीवाएं, इसने बोला एक व्रत है जिसकी जीवाएं कैसी हैं? बराबर हैं। तो लिख लो क्या दिया है, जीवा बराबर है, मतलब ए बी और सी डी जीवा है ना इसमें, देखो ए बी और सी डी दोनों जीवा है, दोनों बराबर दी गई है। दर्शाना क्या है? ये हमें लिखना पड़ता है, तभी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, थ्योरम्स वगैरह। क्या दर्शाना है? केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, केंद्र पर बराबर कोण बना रही है। अब देखो जीवा द्वारा केंद्र पर कौन से कोण बन रहे हैं? देखो इस जीवा के बिल्कुल सामने ए बी जो जीवा है, बिल्कुल इसके सामने कोण नजर आ रहा है, ये ओ। उसी प्रकार सी डी जो जीवा है, इसके द्वारा भी सामने कोण नजर आ रहा है, यहाँ पे दोनों ही कोण है, सभी को दिख रहे हैं? देखो जीवा द्वारा ही तो बना रहे हैं ना, जीवा के बिल्कुल सामने है। तो आपको क्या दर्शाना है कि जो जीवा द्वारा ये सेंटर पे बन रहे हैं ना, केंद्र पे, ये दोनों कोण बराबर है, कोण एओबी बराबर है कोण सीओडी की, ये आपने दर्शाना है। अच्छा, अब बराबर कैसे करोगे? बराबर कैसे करोगे? आप सभी को सर्वांग समता आती है चैप्टर 7? हाँ, 10.4 भी समझाऊंगी बेटा, अभी तो बहुत क्लासेस है, समझाऊंगी 10.4। बताओ, सर्वांग समता सभी को आती है? तो इसको आपको सर्वांग करना पड़ेगा, तभी बराबर कर पाओगे। तीन चीजें चाहिए सर्वांग करने के लिए। सबसे पहली उसने बोल दी कि आपकी जीवा बराबर है, पहली चीज मिल गई, जीवा बराबर। दूसरे, किसी भी वृत्त की जितने भी हमारी त्रिज्याएं होती हैं सब बराबर होते हैं ना, सारी त्रिज्याएं बराबर होते हैं, किसी भी वृत्त में कितनी भी त्रिज्या डाल दो, मतलब ओ ए जो त्रिज्या है वो ओसी के बराबर होगी, और ओबी जो त्रिज्या है वो ओडी के बराबर होगी। तीन चीजें मिल गई। कौन सा नियम लग गया यहाँ पे? एस 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 लग गया, क्योंकि तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सीओडी के, और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, सीपीसीटी द्वारा। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर है। क्लियर है सभी को इतना? यस मैम। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, आप सभी को 10.4 करनी एक्सरसाइज? बताओ बेटा।
10.4 पे कर लेके डायरेक्ट सभी बच्चे बताएंगे मुझे। मैं डायरेक्ट 10.4 करवाऊंगी। सभी बच्चे बताओ 10.4 करवा दूं? 10.5 तो करवाऊंगी बेटा, पहले 10.4 4 और 5 में ही आपके क्वेश्चन है ना। चलिए 10.4 करवाती हूँ, उसी में आपको ये थ्योरम्स में करवा दूंगी, ठीक है, कवर, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही बोल रहे हैं। चलिए ये है 10.4। अच्छा, 10.4 करने से पहले आपको एक थ्योरम और पता होनी चाहिए, उन थ्योरम्स को मैं आपको बता देती हूँ। प्रमेय 10.3 को समझ लो प्रमेय, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। देखो, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका डायग्राम ये है, बस समझ लो, प्रूफ नहीं करवा रही हूँ। ये डायग्राम सभी को नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये वाला 10.60। इसने बोला कि जब भी मैं एक वृत्त के केंद्र से लंब डालती हूं मैं किसी जीवा पर, जीवा क्या है इसमें, यहाँ पे ए भी एक जीवा है ना। केंद्र से जब मैंने लंब डाला जीवा पे, तो वो जो जीवा को क्या करता है, वो लंब समद्विभाजित करता है, जीवा को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ता है। इतना सभी याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा आपका, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरा इसी का विलोम होता है 10.3 का विलोम 10.4, जो कहता है कि यदि हमारे केंद्र से डाला गया एक रेखा किसी जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वो उस पे लंब होती है। लंब होती है मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। OMA और OMB दोनों ही 90 डिग्री के होंगे। बिल्कुल इसका उल्टा, कि यदि AM और BM बराबर है, तो इन पे जो कोण बनेंगे ना, वो भी 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। अब आपको मैं 10.4 करवा रही हूँ, इसलिए इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 10.4 एक्सरसाइज, ठीक है। चलो, पहला सवाल में आपसे बोला गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त हैं आपकी, ठीक है। 2 वृत्त है, 5 सेंटीमीटर का है और एक 3 सेंटीमीटर का है। आपसे आगे बोला गया है कि, एक मिनट, इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सर्कल बना दिया मैंने। इस सर्कल के लिए उसने बोल दिया है कि 2 सर्कल है हमारे 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले, जो एक साथ मिल रहे हैं एक बिंदु पे। तो एक और सर्कल बना देती हूँ, जिससे थोड़ा छोटा होगा ना, क्यों, क्योंकि उसकी त्रिज्या छोटी है, उससे थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ठीक है। इस वाले का केंद्र ये है, इस वाले का केंद्र ये है, ठीक है। दोनों के केंद्र अलग अलग होंगे, क्योंकि सर्कल भी दोनों अलग अलग है, ठीक है। इस वाले का नाम दे देती हूँ मैं O केंद्र, इस वाले का O डैश, ठीक है। दोनों को जरा जोड़ दो, जोड़ दिया मैंने। आगे क्या किया है मैंने, यहां से भी एक बिंदु है P और Q। देखो, इसने बोला है
5 और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये, ठीक है। तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। केंद्र से केंद्र की दूरी मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, टोटल 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, आपसे बोला गया है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करो। ऐसी जीवा तो दोनों में एक जैसी है बेटा, PQ जो है वो उभयनिष्ठ है ना दोनों में, आप मुझे देख के बताओ PQ जो जीवा है वो दोनों में उभयनिष्ठ है या नहीं। मैम है कॉमन। दिख रही है सभी को? यस मैम। ठीक है, ओके। अब देखो आप इसमें करोगे क्या, जीवा की एक और लंबाई थ्योरम है यहाँ पे, ये डायरेक्ट हो जाएगा। एक और थ्योरम है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट नहीं करवाना चाहती क्योंकि आपको प्रमेय सबसे पहले आने चाहिए। ये डायरेक्ट हो जाएगा, आपको PQ की लंबाई ज्ञात करनी है ना, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो PQ की जो लंबाई होगी, PQ की जो लंबाई होगी वो देखो कहाँ पे बढ़ रहा है PQ, ये बिंदु है यहाँ पे, एक और बिंदु है ये वाला। या आप इस डायग्राम को थोड़ा ऐसे बनाओ कि सेंटर आपका ये बने, इस डायग्राम को थोड़ा ऐसे बनाओ कि सेंटर आपका O डैश वाला बने, इसको ऐसे कर लो और इस वाले को थोड़ा सा ऐसे कर लो कि इसका सेंटर और इसका सेंटर यहाँ पड़े, बिल्कुल इस जगह पे, इस वाले का। यहाँ इसका सेंटर है, इस वाले का जो सेंटर है वो ऐसे पड़ना चाहिए, यहाँ पड़ना चाहिए। इन दोनों को जोड़ दो ऐसे, ठीक है। ये हमारा है उभयनिष्ठ PQ जो कॉर्ड है दोनों में, जीवा है, ये O है, ये वाला बिंदु O डैश है, ठीक है। तो आपको डायग्राम को भी इस तरीके से बनाना है कि मेरा आंसर निकल जाए। डायग्राम मैंने किस तरीके से बनाया, यहाँ पे देखो, मैंने जो इस वाले का सेंटर लिया है ना, छोटे वाले का, वो यहाँ पे लिया है। सेंटर आपको इस तरीके से लेना है केंद्र, कि वो जीवा के ऊपर आए, जीवा के ऊपर आए, ठीक है। डायग्राम इस तरीके से बनाना, सभी जीवा के ऊपर आए। तो PQ की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। एक आप हमारा प्रमेय होता है, एक और प्रमेय होता है हमारा, वो कहता है कि जब भी दो वृत्त हमारे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं किसी भी दो बिंदु पे, ठीक है, किसी भी दो बिंदु पे, जो उनकी जो उभयनिष्ठ रेखा होती है वो क्या करती है, उस जीवा को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। मतलब ये जो है, ये इस जीवा को दो बराबर हिस्सों में क्या करेगी, तोड़ेगी। सभी को ये वाली थ्योरम पता है? बताइए मुझे। डायरेक्ट करवाऊंगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी बेटा, यस मैम। ठीक है। नहीं तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा लॉन्ग में हो जाएगा, जिसमें आपको पाइथागोरस परिमेय लगा के निकालोगे तो बहुत बड़ा, और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अगर डायरेक्ट देखोगे तो डायरेक्ट इस वाले से होगा कि आप यहाँ पे ये लिखोगे कि जो PQ की जो लंबाई है वो O डैश P का दुगना होगा, O डैश P का दुगना होगा। और अगर आप O डैश P को यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसको थोड़ा सा और जूम कर रही हूँ मैं डायग्राम, O डैश P को आप ध्यान से देखो तो बेटा क्या है, ये एक रेडियस है ना, त्रिज्या है O डैश P, छोटे वाले का, छोटे वाले सर्कल की त्रिज्या कितनी थी, 3 सेंटीमीटर थी, और नीचे भी 3 सेंटीमीटर होगी ना। तो जो PQ है ये इसका दुगना तो होगा। अब आपको मैंने बोला कि ये इसको लंब कर, मतलब कि दो बराबर भागों में तोड़ रहा है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। O डैश P और O डैश Q बिल्कुल बराबर है आपस में। क्यों? क्योंकि जो सेंटर से, केंद्र से जब एक रेखाखंड में डालती हूँ
तो जिस भी रेखाखंड पे वो जा रही है उसको दो बराबर हिस्सों में वो तोड़ती है, दो बराबर हिस्सों में तोड़ती है, ठीक है, दो बराबर हिस्सों में। ओके, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो PQ का मान है वो इसका दुगना होगा। तो जब मैं 2 को 3 से गुणा कर दूंगी कितना आ जाएगा, 2 तिया 6। क्लियर हुआ सभी से आएगा डायरेक्ट। और अगर आप इसको पाइथागोरस परिमेय से करना चाहते हो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। तो आप मुझे बताओ पाइथागोरस से करना है क्या, आपको किस तरीके से करवाया है, पाइथागोरस परिमेय लगा के, पाइथागोरस परिमेय लगा के। मैं भी यस मैम। करवाता हूँ। ठीक है ठीक है, चलो मैं पाइथागोरस परिमेय लगा के करवा देती हूँ, वरना ये डायरेक्ट मेथड है इसका। चलो पाइथागोरस से ही कर लेते हैं। ये पहला सवाल है, डायग्राम बना रही हूँ मैं इसका फिर से। इस बार डायग्राम आप कैसे भी बना सकते हैं। ये है बड़ा वाला सर्कल, ये है छोटा वाला, ठीक है। इनके सेंटर ले लो, इसका ये है केंद्र, इस वाले का ये है केंद्र। इसने बोल दिया केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, लिख दो। ये पूरी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उभयनिष्ठ इसमें जो जीवा है वो ये रही, उसको नाम दे दो PQ, ठीक है। कुछ नहीं करना, इनको जोड़ दो सब आपस में केंद्र से, ठीक है। ऐसे जोड़ दिया मैंने, ये वाला है केंद्र O और ये है O डैश, ठीक है। ये डायग्राम हो गया। ये वाला OP जो है वो बड़े वाले सर्कल का केंद्र है जिसका त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। O डैश P छोटे वाले का है जिसका है 3 सेंटीमीटर। सभी को डायग्राम समझ में आ गया, यस मैम। ठीक है। ओके, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले आपको पाइथागोरस परिमेय लगाना है। सबसे पहला त्रिभुज जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा OP, इस वाले पॉइंट को R नाम दे दो, ये जो छोटा है यहाँ पे OPR। देखिए जरा OPR कहाँ पे है, ये वाला है, कलर कर देती हूँ मैं। सभी को दिख रहा है येलो कलर का छोटा वाला OPR त्रिभुज। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, ये OPR नजर आ रहा है, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस परिमेय आप लोगों को पता है किस किस में लगती है, जब हमारे त्रिभुज कैसे होते हैं, 90 डिग्री के। जब 90 डिग्री का त्रिभुज होगा तभी तो आप पाइथागोरस परिमेय लगा पाओगे उसमें, यस मैम। यस है ना। मैम। पाइथागोरस तभी आप लगा पाओगे। तो चलो देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, इस वाले त्रिभुज में लगाओ OPR में। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो OP का है स्क्वायर वो किसके बराबर होगा बेटा, PR प्लस OR के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। जो हमारा कर्ण होता है वो आधार और लंब के वर्ग के बराबर होता है, योग के बराबर। सभी को पता है इतना, सभी को पता है इतना। चलिए अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। OP का मान आपको पता है 5 का है, 5 स्क्वायर। PR आपको नहीं पता, PR आपको नहीं पता, ठीक है। OR कितना है, अगर इस वाले को आप x मान लो, इस वाले को आप x मान लो तो टोटल ये वाला हिस्सा 4 - x हो जाएगा। अगर ये वाला x है तो ये वाला बचा हुआ हिस्सा 4 - x होगा या नहीं। तो OR मैंने क्या मान लिया, x है। सभी को इतना समझ में आ रहा है मैंने OR को x क्यों लिया है, OR को मैंने x क्यों लिया, सभी को समझ में आया। चलिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है, PR का स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। जब आप इसको इस तरफ लेके आ जाओगे ये माइनस हो जाएगा, PR स्क्वायर।
तो पी आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको पहली इक्वेशन मान लो, इसको क्या मान लो, पहली इक्वेशन। इतना क्लियर सभी को? ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा एक और त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये वाला, इसी के साइड में लाल वाला, सबको दिख रहा है? अब फिर से इसमें भी क्या लगा दो, पाइथागोरस परिमेय लगा दो। क्या लगा दो, पाइथागोरस परिमेय। कौन से त्रिभुज में? पी, या आप लिखो ओ डैश पी आर में। तो क्या लिखोगे, ओ डैश पी का जो वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, वो बराबर होगा ओ डैश आर के प्लस पी आर के स्क्वायर की। तो ओ डैश पी कितना है हमारा 3, ओ डैश आर कितना है, कितना है ये 4 माइनस एक्स, पी आर स्क्वायर कितना है, पी आर स्क्वायर का मान आप यहां से लिख सकते हो पहले से, यहाँ पे आपने पी आर स्क्वायर का मान निकाला है, वही पुट कर दो यहाँ, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक सभी को समझ में आया? एक बार देख लो। क्लियर हो गया? ठीक है, तो होने वाला है सवाल, इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी पता है, सर्वसमी का a माइनस बी का होल का स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैं इसीलिए आपको इतनी जल्दी इस एक्सरसाइज पे नहीं लाना चाहती थी। देखो कितने बच्चे ड्रॉप हो गए, क्योंकि डायरेक्ट नहीं होते कभी भी सवाल, आपको परिमेय करना बहुत जरूरी है। ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 गुणा 4 गुणा एक्स। अगली क्लास से मैं ऐसे नहीं करवाऊंगी, मैं अपने हिसाब से ही चलूंगी। 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर, 4 2 जा 8 एक्स। इसको सॉल्व करके ये आया, क्योंकि फिर ये जल्दीबाजी में ही होगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या आया ये, 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स प्लस 25 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सभी को नजर आ रहा है? एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, 9 बराबर 25 और 16 को जब आप जोड़ दोगे, 6 5 11 2 3 4 41 आया माइनस 8 एक्स। ठीक है, अब 8 एक्स बराबर कितना होगा बेटा, 41 में से 9 घटा दोगे, 40 में से 9 घटा लोगे तो 32 आएगा। एक्स का मान कितना आ गया यहाँ से 4, एक्स का मान 4 आ गया। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया, एक्स का मान 4 आ गया? यस मैम। ठीक है, अब जो पहली वाली इक्वेशन थी वहां से हम AC का मान निकाल लें, पहली वाली, इस वाली से, इस वाली से। तो पी आर का स्क्वायर बराबर है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का मान आ गया ना 4, हो गया 25 माइनस 16, 25 में से 16 जाएंगे 9 आएगा। पी आर का जब ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा वर्गमूल बन गया। 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। पी आर का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। अब आप डायग्राम में देखोगे, जो पी क्यू है बेटा, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, पी क्यू किससे मिलके बना है, पी आर प्लस आर क्यू। और पी आर और आर क्यू कैसे हैं, दोनों ही बराबर है ना। पी आर अगर 3 है, आर क्यू भी 3 होगा, दोनों कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। और यही आपको निकालना था। बताइए, समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी तरफ अपने ही फ्लो से चलूंगी, डायरेक्ट बिना प्रमेय के क्वेश्चन करोगे नहीं समझ में आएगा बेटा, इसीलिए मैं प्रमेय के हिसाब से चल रही थी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 10.4 ही करवाऊंगी, पर उसको करवाने से पहले जितने प्रमेय हैं सब आपको समझाऊंगी, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं।